डेजर्ट स्टोरीज के तमाम दर्शकों, ऑडियंस और नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर बेस्ट स्कूल्स के बेस्ट प्रिंसिपल्स जुड़े हैं और आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। जो हमारे बीच जुड़े हैं, मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मस्कत से हमारे बीच जुड़े हैं जनाब संजय तिवारी साहब। ये इंडियन स्कूल वादी कबीर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के प्रिंसिपल हैं, जो बेस्ट स्कूल है मस्कत में। और दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं अमर श्रीवास्तव साहब, ये प्रिंसिपल हैं इंडियन स्कूल दारसेट मस्कत के। ये भी बेस्ट स्कूल है, यहाँ पर ये दोनों ओमान के बेस्ट स्कूल माने जाते हैं और इनका रिजल्ट भी सबसे अच्छा रहता है। फिर इंडिया से हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से सैयद अली हैदर रिजवी साहब। ये इंटरनेशनल स्कूल आगरा के प्रिंसिपल हैं, इनको काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं और ये भी वहाँ का बेस्ट स्कूल है, इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। और हमारे साथ मैम जुड़ी हैं गाजियाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से, और ये स्कूल बहुत अच्छा माना जाता है इंडिया में, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और ये चारों स्कूल में जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो उनका फ्यूचर सेव हो जाता है और उनको कहा जाता है कि इनका कैरियर अब बन जाएगा। और बहुत अच्छे ट्रेंड टीचर्स हैं इन लोगों के पास। और हमारे साथ पांचवें जो जुड़े हैं वो इरफान रजा नकवी साहब, डॉक्टर इरफान रजा नकवी साहब हैं। ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, ये पीलीभीत में प्रिंसिपल रहे और उसके बाद ये लखनऊ शिया कॉलेज इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे और ये नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट के एम्पायर भी रह चुके हैं। मैं तमाम अपने पैनलिस्ट का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं संजय तिवारी साहब के पास जाऊंगा। संजय तिवारी साहब इंडियन स्कूल वादी कबीर के प्रिंसिपल हैं और ये शायर भी हैं और एक सिंगर भी हैं। मैं इनकी क्वालिटी बता देता हूँ। तिवारी साहब, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है क्या है और हमारे स्टूडेंट्स को इससे क्या फायदा मिलेगा? जी गौर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इतने अच्छे जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उनके साथ ये मंच में साझा कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, इसमें कई बातों का ध्यान रखा गया और मेरे ख्याल से इसकी काफी ज्यादा जरूरत भी थी शुरू से ही। और जो एक ग्लोबल ट्रेंड है, जो एक विश्व स्तर पर जिस ढंग से हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, इसको ये पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो भारत है वो पहले से ही विश्व गुरु रहा है और विश्व के जो सबसे पुरानी टॉप 7 यूनिवर्सिटीज थी वो भारत में ही थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ये कोई नई पॉलिसी नहीं आई है, ये वही पॉलिसी है जो पुराने टाइम से चली आ रही थी, सदियों से। इसको इस ढंग से लिया गया कि हमारे पास तो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पहले से ही थी और एक ही नहीं कई थी, और वहां पर कितने ही देशों से बड़े बड़े स्कॉलर्स आकर पढ़ाई करके गए हैं। और ये एक अलग बात है कि अब हमें थोड़ी उस चीज को दोबारा से रिवाइव करने की आवश्यकता आन पड़ी। अब हम बात करते हैं अभी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। इसमें अगर हम देखें तो जो एक ग्लोबल ट्रेंड है, जो विश्व स्तर पर जो जरूरत महसूस की जा रही है कि अगर हमें एक ग्लोबल सिटीजन बनाना है बच्चे को, तो सबसे पहले उसको दो चीजें देनी पड़ेंगी कि हम कंटेंट बेस्ड टीचिंग से कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग की ओर आगे बढ़ें, नंबर एक। नंबर दो, जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्किल्स ऐसी हों कि ग्लोबल यूज में आए, केवल एक रीजनल दायरे में सिमट के ना रह जाएं। इसके लिए इसमें काफी प्रयास किए गए, चाहे वो
एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाने की बात हो, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो और लैंग्वेजेस की भी बात हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक मुझे लगती है वो ये लगती है कि हम मदर टंग को बहुत विशेषता दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी भी भाषा में पढ़ाई करें लेकिन सोचते हम अपनी मातृभाषा में। तो मुझे लगता है शुरुआत में अगर हम बच्चे को मौका दें कि उसके पास एक एक्सेसिबिलिटी हो, आगे बढ़ने की अप्रोच हो और उसे एक्सेप्ट किया जाए जिस भी दायरे से वो आ रहा है, ताकि पौधे को जमने के लिए जिस मिट्टी और खाद की जरूरत है उसी में वो पनपे, उसी नर्सरी में पनपे, ना कि हम उसे अप्रूव करके अचानक किसी जगह पर ग्रो कराने की कोशिश करें। जब वो पौधा पनप जाए तब हम उसे कहीं भी रोक सकते हैं। मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला कि मैं जरा शायर टाइप का हूं, तो हम उस शायराना अंदाज में तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम इसको जरूर मैं इस ढंग से कहना चाहूंगा कि हम उस मिट्टी को, उस खाद को, उस पौधे को एक बाड़ना बनाकर उसे फैलने का मौका दे रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, जिसमें हम रीजनल इश्यूज से उठकर एक ग्लोबल ट्रेंड की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के अप्रोच के साथ। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ से आगरा को जाऊंगा। आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं सैयद अली हैदर रिजवी साहब। ये वहाँ पर आगरा इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। रिजवी साहब, ये बताइए कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें 5334 एजुकेशन पॉलिसी का क्या मतलब है और इसका क्या एडवांटेज है इस पॉलिसी से? थैंक यू सो मच नकवी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें यहाँ बुलाया। बहुत अच्छी बात कही। अभी देखिए सर जो बात कह रहे थे कि इसकी बहुत ज़रूरत थी, मैं उनसे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैं सिर्फ दो चीज़ों पर रोशनी डालना चाहूँगा। पहले तो ये कि जब स्कूलिंग शुरू होती है तो जो बिगिनिंग फेज है उसे स्ट्रीमलाइन किया गया, और दूसरा एक बहुत बड़ा गैप था बिटवीन स्कूल एंड द इंडस्ट्री। जो हमारी स्कूल एजुकेशन है और जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारी डिमांड है कॉलेज एजुकेशन में, उनके साथ एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था। हमारे सारे प्रिंसिपल्स एग्री करेंगे इस बात को कि जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो थ्योरी पेपर में तो वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, लेकिन जब हम उनकी स्किल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सिस्टम में फिट नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको तालीम मिल गई, एजुकेशन मिल गई, लेकिन वो एजुकेशन उनके लिए टूल नहीं बन पाई। मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दुबई में जब विजिट किया था तो उनका एक स्टेटमेंट था कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड प्रोड्यूस जॉब क्रिएटर्स, नॉट द जॉब सीकर्स। तो जो एंट्री पॉइंट है इसकी बात करूंगा, और एंड में एंट्री पॉइंट में एक एज फैक्टर था जो बहुत बड़ा मिसमैच था इंडियन एजुकेशन सिस्टम का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो हमारी इस पॉलिसी ने एज क्राइटेरिया को बिल्कुल चेंज किया। जो आपका सवाल है, ये 5+3+3+4 में सिस्टम में किया, यानी आप 3 साल पहले बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, यानी जो प्ले हाउस होते हैं हमारे ओमान में भी हैं और दुबई में भी हैं, इंडिया में भी हैं। तो पहले वो रिजवी साहब 1 मिनट रोक के मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया। रिजवी साहब दुबई में भी प्रिंसिपल रह चुके थे और आजकल आगरा में है, इसलिए ये गल्फ के बारे में जानते हैं। ओके, कंटिन्यू रिजवी साहब जी। तो जो इसमें प्राइमरी जो बिगिनिंग है, फाउंडेशन एजुकेशन जो है, उसमें एक एज सिस्टम बना दिया गया है कि वो 3 साल बच्चे जो हैं वो अब किंडरगार्टन में होंगे, जहां पर उनको पैम्परिंग की जाती है, जहां पर उनको फन एंड लर्न से सिखाया जाता है ताकि वो स्कूलिंग को एडजस्ट कर सकें, उसको एंजॉय कर सकें। इसके बाद 3+3 का है, यानी 1 और 2 करने के बाद फिर वो ये फाउंडेशन में आ गया। अभी तक फाउंडेशन कोर्स यंग में था, अब वो ग्रेड 2 तक हो गया। उसके बाद ग्रेड 3, 4, 5 ये आ गया उसका प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद फिर 3 साल की एजुकेशन जो है वो 6, 7, 8 वो आती है आपकी जो मिडिल स्कूल होती है। और उसके बाद फिर उन्होंने अच्छा दूसरा कनेक्ट क्या किया है कि स्कूल और कॉलेज को, कि आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है, फिर आपका डिप्लोमा कोर्स है, फिर आपको बैचलर्स मिलती है, और अगर आप प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाते हैं तो आपको 4 इयर्स कोर्स करना पड़ता है।
तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उसको किस लाइन में आगे बढ़ना है, किस करियर को चुनना है, और अगर वो उस करियर में जा रहा है तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी एजुकेशन लेनी है वो है। दूसरी एक सबसे अच्छी चीज इस एनईपी में ये आई है कि बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस के ऊपर अलग अलग वेरिएशन दिया गया है स्कूल्स को, कि बच्चे की अपनी स्किल और उसकी जो एस्पिरेशन है उसको मैच करते हुए उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो बच्चा अपने करियर और अपनी ड्रीम्स को आसानी से अचीव कर सकता है। मैं लास्ट में बस ये कहूंगा कि इट्स अ वेरी परफेक्ट एंड वेरी वेल प्लान्ड ब्रिज बिटवीन द स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन एंड द इंडस्ट्री। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई, वंस अगेन इन द ब्रैकेट, अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई तो जो बच्चे अपने करियर को लेकर के आज कंफ्यूज रहते हैं, उनका फाउंडेशन ऐसा सेट होगा कि वो विदाउट एनी कंफ्यूजन अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। रिजवी साहब, जो बच्चे बीच में हैं अभी, वो इस पैटर्न पे चेंज हो जाएंगे? सपोज कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, उसका क्या? नहीं सर, ऐसा होता है जो एक बार सिस्टम में आ गया, जो एक बार सिस्टम में आ गया सीबीएसई के 9th में, वहां हम कोई चेंज नहीं कर सकते इसमें। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट और लैंग्वेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो एक बार जो फाउंडेशन क्रॉस करके जो ग्रेड 1 और 2 में आ चुका है, ये अब वहां पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम किसी को रिपीट नहीं करा सकते। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स अब स्कूल या आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल ज्वाइन कर रहे होंगे, अब वहां पे एज क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से लिया जाएगा और क्लैरिटी हो गई है सारे स्कूल के लिए। एटलीस्ट किसी गवर्नमेंट ने आकर के बात तो की इस बारे में, एक लेआउट दे दिया है जो शायद रिफ्रेश होना जरूरी था। सबको पता था पहले की एजुकेशन पॉलिसी में भी काफी चीजें इसी तरीके से थी, लेकिन उसको रिफ्रेश करके एक लेआउट प्रॉपर तरीके से दिया गया है और ये अच्छा है। इससे पेरेंट्स को, जो यंग पेरेंट्स हैं उनको, और जो एस्पिरेंट्स हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज या फॉरेन एजुकेशन में जाने वाले, उनको एक अच्छा रास्ता मिला है। और सबसे बड़ी चीज ये, इट्स अ कनेक्ट बिटवीन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। वो एक सबसे अच्छा कनेक्ट है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट को फिर से जगाया गया है क्योंकि हम उसमें बच्चों को लेकर के आए और उनको इस लायक बना सकें कि वो एक जॉब क्रिएटर बनेंगे, वो एसएमईज में जा सकते हैं, वो छोटे बिजनेस कर सकते हैं, उनके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं यहाँ से गाजियाबाद ले चलूंगा, आगरा से आपको। और गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत ही रेस्पेक्टेड मिस संगीता मुखर्जी रॉय, प्रिंसिपल हैं ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की, और इनके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है और जो बच्चे इनके स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं उनका फ्यूचर भी सेव हो जाता है। तो पहले तो आप बहुत बिजी थी, आपने आज बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। मैम, आपसे ये पूछना था कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसका मेन गोल क्या है? मैडम का माइक ऑफ है, आप अनम्यूट कीजिए इसको। Thank you so much for letting me be here with all the esteemed colleagues. So a very good evening to all my esteemed colleagues and to you as well, Nakiji. So the main goal of NEP is to kind of universalization of education in India by giving more access or improving its access giving access to more people, creating equity, quality, affordability and accountability in a systematic manner. And the main goal is to increase the gross enrollment ratio from preschool to secondary to 100% by 2030. And I believe it is the gross enrollment ratio and increase it to 50% in higher education by 2035. That is, I think, what is the main goal of NEP. मैम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया है, इट हैज टू बी मेड इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय एनविजनिंग एन एजुकेशन सिस्टम व्हिच इज रूटेड इन इंडियन एथोस। तो जैसे ही आप एनईपी को देखेंगे उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उभर के आई हैं, जैसे कि सिटीजनशिप स्टडीज। सिटीजनशिप स्टडीज इज अ डिमांड ऑफ द डे। नो लॉन्गर इज एन इंडिविजुअल लिविंग इन एन आइलैंड। हर एक
को जो भी कुछ विश्व में होता है उससे प्रभावित होते हैं, चाहे वो छोटे से गांव में ही क्यों ना रहते हो। कल वो गांव का बच्चा भी बाहर जाके एक ग्लोबल सिटीजन बनता है, तो उसका जो एक नजरिया होना होता है कि उसके वो एक्सेप्टेंस और ओपन माइंडेडनेस जो होनी होती है, that has been envisaged in NEP. Citizenship is, I believe, one of the foundation that has been made mandatory in the NEP. क्या इसमें आज जो टीचर्स काम कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उनको क्या कोई ट्रेनिंग दी जाएगी या वही टीचर कंटिन्यू करेंगे? नहीं, I think as far as the CBSE is concerned, which is one of the biggest boards in India, the training has already started for about 1.5 years back. Training has already started in equipping the teacher to be able to deliver the new education policy to the villages as well. The teachers of the CBSE schools have to mandatorily attend trainings which are enhancing their skills to be able to deliver the new education policy. अभी जो हमारा बीएड होता था वो 2 साल 1 साल या कुछ ऐसे ही होता था, तो अब क्या इसका कोई चेंज हो जाएगा? इसका पूरा जो बीएड करेंगे जो बच्चे आके या टीचर्स करेंगे बीएड? 4 years integrated B.Ed offered by multidisciplinary higher education institutes will become a minimum degree qualification for school teachers, as envisaged in the NEP. Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच you. संगीता जी। Thank you. मैं अब पहुंचूंगा अपने फिर मस्कत में, आपको वापस लेके आ रहा हूँ। और वेरी रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स जो हमारे इंडियन स्कूल दारसेट के हैं, श्रीवास्तव साहब। श्रीवास्तव साहब, ये बताइए जो ये बोर्ड एग्जाम के पैटर्न है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तहे दिल से जो हमको न्योता भेजा, हमने उसको स्वीकार किया। हालांकि आज बड़ा थैंक यू वेरी मच सब, आपने टाइम दिया, बहुत बिजी थे। थैंक यू वेरी मच। हम लोग के यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, आपको पता होगा, तो सारी तैयारियां करनी के बाद बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, तो उस वजह से पूरा दिन मैं स्कूल में बिजी था। करीब 3-3:15 बजे मैं वापस लौटा हूँ घर पे। और फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड as Mr. Tiwari has told and ma'am was telling, this new education policy, India is known for the education. Always हम भारत को ये, जैसे पहले भी कहते थे कि विश्व गुरु की तरह देखा जाता है, आज भी हमारी जो पूरी सोच है वो इसी तरफ है कि कैसे हम इसको विश्व गुरु बन के दिखाएं। तो बहुत समय महसूस हो रहा था कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन हमें करने होंगे अपनी एजुकेशन पॉलिसी में। अगर हम देखें कि जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, उसी समय उसके एक आधे साल के अंतर पे साउथ कोरिया भी उसी समय आज़ाद हुआ था। और अगर हम अपने यहाँ की स्किल्ड फोर्स से और साउथ कोरिया से कंपैरिजन करें तो शायद हम कहीं ठहरते नहीं हैं, आसपास भी नहीं। दे हैव a skilled force of 98% and our skilled force comes out to around some 12.8%. सो हमारे जो लीडरांस जो हैं, जो बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं, इन्होंने सही दिशा में एटलीस्ट काफी समय अंतराल के बाद सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या हमारे पास जो इतना बड़ा एसेट है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, उसको हम किस तरफ मोल्ड करें कि हम भी कुछ अचीव कर पाएं। और स्किल बेस्ड एजुकेशन, ऑलरेडी सीबीएसई ने एक नया डिपार्टमेंट भी बना दिया है, स्किल एजुकेशन। अपने साहब उसके डायरेक्टर भी हैं। तो ये जो काम हुआ है हमारे जो इसरो के जो चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो सारे काम हुए हैं, ये बहुत बढ़िया। इन्होंने कहते ना पूरा लबाब निकाल के रखा है इस चीज का कि 3+5+3+3+4 कि पहले 3 साल जो हम लोग कहते हैं प्री प्राइमरी स्कूलिंग, जिसको नर्सरी जूनियर की सारे स्कूलों में सिस्टम चलता है, वहां से शुरू करके और कैसे हम 12th तक ले जाएं जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन का कोई हवा नहीं हो बच्चों के साथ, और बहुत ही उन्मुक्त वातावरण में वो शिक्षा प्राप्त करें। उस पर उन्होंने रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, इन सब पे इतना ज्यादा जोर दिया है। ये पूरी एजुकेशन को, और इसमें उन्होंने जो वैकल्पिक विषय रखे हैं, जैसे अभी क्या होता है, हम एक एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाते हैं, को करिकुलर पढ़ाते हैं, इन सारी चीजों को उन्होंने एक विषय के रूप में कर दिया है, ताकि इनकी महत्ता जो पहले बिल्कुल कम सी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर कोई ज्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते, अध्यापक गण भी उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। दैट हैज बिकम नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज बिकम अ की सब्जेक्ट नाउ, लाइक कारपेंट्री, गार्डनिंग, woodwork, electrical work, all those things. So this will make the children,
completely skill oriented, and which was lacking from great times. Fortunately, at this point of time, when they have implemented this NEP 2020, actually, had there not been any corona or any crisis, this would have been implemented in a phased manner. Now it will be implemented. As ma'am rightly said, the teachers are being trained over the last 2 years. Different kind of trainings are going on. FLN foundational courses and learning in numeracy and all these things are, literacy in numeracy, all these things are going on a regular basis. So हमारी एक टीचरों की सोच भी धीरे-धीरे बदल रही है. पिछले 2 साल में टीचरों की सोच, हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं, सबकी सोच बदली है और उन्होंने उसी तरह से भी पढ़ाना शुरू कर दिया. तो जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसका पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा. जैसे अभी इन्होंने कहा 5+3+3+4, तो एक मेजर एग्जाम इनका जो होगा, एग्जामिनेशन, एक परीक्षा इनकी जो होगी वो 12th में तो होगी पास करेगा, छोटा सा बोर्ड एग्जाम होगा, फिर 8 में होगा. तो कहने को तो 3 एग्जाम होंगे, लेकिन ये एग्जाम इतने मजेदार होने वाले हैं कि बच्चा इनको एंजॉय करेगा. इसमें इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि बहुत सारे मार्क्स लाने हैं, 99% नहीं जाएंगे तो दिल्ली आरके पुरम स्कूल में एडमिशन नहीं होगा. ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही चेंज होने वाला है और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जन्म दिया है जो फल फूल रहे हैं और जो एक्चुअली सही बात आते हैं उनकी महत्ता सर इतनी कम हो गई है. उनका सारा, बच्चों का सारा ध्यान और बच्चों के माता पिता का ध्यान ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही रहता है. वो तो यहाँ से अगर हमको माध्यमिक शिक्षा परिषद या CBSE का कोई डिग्री या उसका सर्टिफिकेट नहीं मिले तो यहाँ भी नहीं रखेंगे, सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही रखेंगे. तो उसके लिए बहुत बच्चों को अपना, श्रीवास्तव साहब, बच्चों पे टेंशन बहुत होती है. कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. इतना ज्यादा बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स पे प्रेशर होता है. और वो मतलब स्कूल की क्या टीचिंग है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है. और देखिए मतलब कई वर्षों से जो बच्चे टॉप करते हैं वो कहीं ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते हैं. वो अपने अध्यापक में ही उनका फर्म बिलीफ सिस्टम होता है, उन्हीं के नोट्स होते हैं. मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं. आज 32 साल हो गए, कम से कम इन 32 सालों में 31 बैच तो हमने देखे ही हैं क्लास 12 के. तो हमेशा वही बच्चे टॉप करते हैं जो अपने टीचर में विश्वास रखते हैं. वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लेते. तो इस चीज को और मजबूत करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी ने बड़ा अच्छा काम किया और इसमें बच्चों की अभिरुचि का बड़ा ध्यान रखा गया. बहुत ज्यादा अभिरुचि. ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को बोरियत होने लगे. आज हम क्या करते हैं, हमने साइंस स्ट्रीम बना दी, कॉमर्स स्ट्रीम बना दी, ह्यूमैनिटीज बना दी. अब उसमें एक सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम में मुझे पसंद नहीं है बट मुझे जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है. यहाँ पर इस सारी स्वच्छंदता इसमें दी गई है जिसमें ये बच्चे कुछ भी ऑप्ट कर सकेंगे और बहुत बढ़िया एक भविष्य जो है हम देख रहे हैं. बाई 2030 या 35 का जो भारत होगा वो वाकई में बहुत साक्षर, सक्षम और कुशलता के साथ होगा और विश्व गुरु बन ही जाएगा. इसमें मुझे तो कोई दो राय दिखती नहीं. थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू वेरी मच. आखिरी मिस संगीता मैम से के पास जाऊंगा, आखिरी एक आपसे टिप्पणी लेने के लिए. आप अनम्यूट कर लीजिए अपना आपको. जी बताएं नकवी जी. बताइए कि जो हमारा ये फ्यूचर है बच्चों का, ये कैसा देख रही हैं आप? देखिए फ्यूचर तो ब्राइट ही है. इतना रेजिलियंस दिखाया है हमारे बच्चों ने इन 2 सालों में और वो उभर के ही आए हैं. गैप्स हुए हैं लेकिन जो सिस्टम है इन प्लेस, थोड़ा सा धीरे से हम लोग वो गैप भी पूरा कर लेंगे. लेकिन जो बच्चों का भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो भी अभी बच्चे जिस दौर से गुजरे हैं उससे वो लोग, दे हैव कम आउट टू बी स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल्स and they have been able to realize their own potential and for us also to realize their potential. So when they have come back, when we have reopened the schools, they have come out as more identified individual. They can identify themselves much better now. So the resilience has given them the scope to become better individuals and the future is very, very bright as I see it. आप तमाम लोगों का आपने मुझे टाइम दिया हमारे चैनल की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू वेरी मच. संजय साहब, आपकी प्रोग्राम चल रहा है आपके स्कूल में, आप आए, और श्रीवास्तव साहब बहुत बहुत शुक्रिया. नकवी साहब, आपने बहुत अपने बिजी शेड्यूल में आप उसमें लगे रहते हैं एजुकेशन की भलाई के लिए और आप काफी जगह एडवाइजर हैं अभी भी. थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया. संगीता मैम, आपने टाइम दिया हमें, आप तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे. थैंक यू वेरी मच. और रिजवी साहब, आपने इस प्रोग्राम को बनाने में बड़ा हमारा साथ दिया. थैंक यू वेरी मच. तब अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद.
Thank you.